हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करने वाले इंडियन एयरफोर्स रहेगा का मॉक टेस्ट नंबर 15। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। और बाकी देखो, बहुत सारी क्लासेस जो हो रही है यूट्यूब पे, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे देते जा रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, ठीक है। तो सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 12-13 हज़ार बच्चे, उनको ज्वाइन कर लो। बाकी सारी जो पीडीएफ है ना, जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, उनकी मिलते जाती है वहीं पे। बाकी अगर आप में से कोई एयरफोर्स वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लेना चाहता है, बेस्ट मॉक टेस्ट लेना चाहता है, तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे मॉक टेस्ट को बाई कर पाओगे। मॉक टेस्ट लगाने से फायदा है कि सर बहुत सारे बच्चों के बीच में आपका रैंक क्या है, ये चीज़ें पता चलती है। आपकी मतलब स्टडी कैसे चल रही है, टाइम मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें मॉक टेस्ट लगाने से मतलब आपको हेल्प मिलती रहती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस सेट बोल लो, मॉक टेस्ट बोलो, लेने के लिए अभी डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर कुछ भी समझ में ना आए बाय करने में, तो व्हाट्सअप कर लेना 7279047787, ठीक है। चलो, अगर आपको कम टाइम के अंदर बेहतर प्रिपरेशन करना है एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो आप ना विदाउट वेस्टिंग टाइम A to Z स्टडी की पेड बैचेस में ज्वाइन कर लो। पेड बैचेस ज्वाइन करने से फायदा आपको ये मिलेगा ना कि कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। कहने का मतलब ये है ना कि आपको जस्ट 600 रुपीज़ पे करने हैं। इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी वाई ग्रुप की, इंग्लिश की भी, रगा की भी। रगा के अंदर रीजनिंग, मैथ, जी के आता है वो सब। साथ में आपको 40+ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हमारे आते हैं और पीडीएफ प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सब इस बैच के अंदर मिल जाएगा, सिंगल बैच के अंदर, ठीक है। बहुत ही बेस्ट बैच रहेगा आपके लिए। पिछली बार भी हमने दबा के रिजल्ट दिया था, इस बार भी देंगे दबा के रिजल्ट। अगर आप में से कोई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप इंग्लिश की बैच ले सकते हो, एक्स हो चाहे वाइस ग्रुप से हो। तो जस्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी समझ में ना आए बाय करने में, तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। अभी हम लोग चलो रगा का मॉक टेस्ट करेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है ना, वो कौन सा होता है आपको मैं बता दूं, वो बृहस्पति का होता है। अब बोलोगे बृहस्पति, बोले तो सर जुपिटर का। बोलोगे जुपिटर ऑप्शन में नहीं है भाई, जुपिटर तो ग्रह है, मैं उपग्रह के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो जो गैनीमेड है ना, गैनीमेड, ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का ही है ये। और बृहस्पति के गोल गोल घूमते रहता है, ये बहुत बड़ा है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह। आगे देखते हैं, कह रहा है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, नेशनल यूथ डे के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रहना चाहिए। जरा कमेंट करके बताओ, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये एयरफोर्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये सभी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। तो आप कमेंट करके बताओ कब मनाया जाता है, और ये किसके जन्म दिवस में या फिर जयंती के रूप में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के। ओके, चलो, OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो सारे ऑप्शंस को देख के तुक्का भी लगा के ट्राई मारो। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR पे जो पहले पेपर होता था ना, आज भी बहुत सारे ऑफलाइन एग्जाम OMR पे ही होते हैं, तो वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। चलो, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले वो थे फौजी जी। अब फौजी जी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। INA का गठन इन्होंने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। आगे देखो, ये कह रहा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, एक बुक है, इसको किसने लिखा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी युक्ति है लिखेगा, या फिर किसने बोला था, या फिर हाँ किसने कहा था? हु सेइंग दिस, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये लिखा भी था, कह लो, ये रिटन में भी है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ ये। कह रहा है मनोहर पारिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? बड़ा मतलब अच्छा सा सवाल है कि देखो, मनोहर पारिकर का जब डेथ हुआ तो उनके बाद मुख्यमंत्री के तौर पे किसको रखा गया था? तो वो सावंत जी को रखा गया था, मतलब चुना गया था प्रमोद सावंत जी को, ठीक है। चलो, कोंकण नौ सैनिक अभ्यास जो है ना, कोंकण नेवल एक्सरसाइज, ये किन दो देशों के बीच होता है? याद रहे, कोंकण जो है किसके बीच होता है? इंडिया और यूके के बीच। कोबरा वाला भी पूछेगा तो इंडिया और यूके के बीच। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि या फिर चित्राकार लिपि कहा जाता है? देखो, चित्राकार मतलब उसमें कुछ रिटन फॉर्म में नहीं है, बस फोटो से लिपि बनाया गया, स्क्रिप्ट बनाया गया। जैसे हम और आप लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं, जिसको देवनागरी कहते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है जिसको रोमन कहते हैं। उसी तरीके से ना वो लोग ना ऐसे कोई लिपि का यूज नहीं करते थे, वो लोग फोटो का यूज करते थे। ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे बना देंगे, मतलब डिजाइन विजाइन। अब समझते रहो क्या लिखा हुआ है, जिसको बढ़िया से अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तो वो सिंधु काल सभ्यता के इंडस पीरियड के टाइम पे इसको लिखा गया था, चित्रकार लिपि को, ठीक है। फोटो से समझ में आता है क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आता एक्चुअली, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया बढ़िया से। देखो, UNDAR को लिखा गया है 6152 @ डेफ को लिखा जाता है 52 है 7। तो फ्रॉड को क्या लिखा जाएगा, ये चीज पूछा जा सकता है आपसे। देखो,
फ्रॉड में कुछ नहीं कर रहा, बस डिफ का लास्ट वर्ड क्या है, एफ, और इसका क्या है 7, तो एफ का मतलब हो गया 7। फिर आर है फ्रॉड में ना, एफ आर ए यू डी, तो आर का मतलब यहाँ पे क्या है, एट द रेट ऑफ। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर पे ए है, इसमें देखो ए लास्ट में सेकंड है, तो 2 कर लो। 7 एट द रेट ऑफ 2 कहाँ पे, किस ऑप्शन में है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फ्रॉड के अंदर हमारा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा बिल्कुल भी ये मैच नहीं कर रहा। हाँ, मैच करेगा थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे एक चीज पे, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम ये है ना कि 7 एट द रेट ऑफ 2 मिलेगा ही नहीं अपने को। देखो एक बार यहाँ पे ए को ना 2 लिखा गया है, और एक बार यहाँ पे ए को ना हैश लिखा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा आपको कि हम एफ एट द रेट ऑफ 2 नहीं मिल रहा, लेकिन 7 एट द रेट ऑफ हैश मिल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो यहाँ पे ए को लिखा गया उसको लिख के आगे बढ़ जाओ, तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा माइनर मिस्टेक भी हो, बट इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को निकाल के आंसर करके हम निकल सकते हैं आसानी से। चलो, ये कह रहा है बताओ इस संख्या में गलत पता करो, इस पूरे नंबर में गलत नंबर कौन सा है, ये चीज़ बताना है आपको। 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382, इसमें से गलत क्या है? देखो 4 2 सा कितना हो जाता है 8, 8 में 2 ऐड कर दोगे 10 मिलेगा। फिर 10 2 सा 20, 20 में 2 ऐड करोगे 22, 22 2 सा 44, 44 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 46, 46 2 सा कितना होता है भाई 94, 92 94 में 2 ऐड करोगे, रुको 92 होता है यहाँ पे, 92 92 में ऐड करेंगे 2 तो 94 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 94 की जगह पे 96 है, तो यहाँ पे गलत है ना, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था 94 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी में समझ में आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी गलत है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो फिर देखते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, डी का मतलब अगर प्लस है, तो जी का मतलब माइनस है, तो उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आराम से देखेंगे। देखो ए का मतलब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई है 7a, और डी का मतलब प्लस है, फिर लिखो 4 के बाद क्या है भाई, अच्छा 4 का डी का मतलब प्लस लिखिए, फिर 4, अच्छा 2 बार 4 है ना भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया देखने में। फिर 4 के बाद ए है, तो ए का मतलब मल्टीप्लाई है, उसके बाद 3 है, तो जी का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब ये 7 × 4 28 प्लस 4 × 3 12 -2, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 40 - 2 बराबर 38। 38 हो गया ऑप्शन नंबर बी का। क्लियर है ना? चलो बी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या 10 से तो 11 जा ही नहीं रहा भाई। 11 नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति जो है ना वो चल रहा है 100 मीटर सीधे जाने के बाद, पहले उसको 100 मीटर ले जाओ, सीधे ले गया, 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है, तो राइट इधर मुड़ेगा अपना, और 75 मीटर चलता है, यहाँ से दोबारा दाएं मुड़ के फिर 100 मीटर चल देता है। ये अंतिम समय में वो लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर, तो लेफ्ट इधर है, 25 मीटर जा रहा है। तो अब अगर ये नॉर्थ में जा रहा है ये, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? देखो अगर इसको नॉर्थ बोलेंगे तो ये ऊपर में जा रहा, तो ऊपर में जा रहा, तो एक्चुअल इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे? जो एक्चुअल नॉर्थ होता है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? देखो एक्चुअली में नॉर्थ ये होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, लेकिन नॉर्थ यहाँ ना होके जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा? देखो ईस्ट के जस्ट पीछे वाला ईस्ट पे आ गया, तो नॉर्थ के जस्ट पीछे क्या होता है? वेस्ट, तो वेस्ट आ जाएगा नॉर्थ पे। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया तो कहेंगे आपने क्वेश्चन ही गलत बता दिया। भाई देख हमने क्या कहा कि जो यहाँ पे इंसान आ रहा है ईस्ट में, लेकिन ईस्ट को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो उसने नॉर्थ साइड में हम चलाना शुरू किए थे, तो नॉर्थ वाले को क्या कहेंगे? जस्ट इसके पीछे वाला इसके पास आ जाएगा, वेस्ट कहेंगे। तो सी इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी में वेस्ट है पश्चिम, सी में तो नॉर्थ है। ठीक है, चलो 11 नंबर कह रहा है 2 5 9 19 37 में क्या हो जाएगा? देखो 2 × 2 क्या होता है 4, 4 में एक ऐड कर दोगे 5 आ जाएगा। इस बार 5 × 2 क्या होता है 10, 10 में 1 माइनस कर दो 9, 9 × 2 करोगे 18, 18 में 1 प्लस कर दोगे 19, 19 × 2 क्या होता है 38, इस बार माइनस करेंगे 37, इस बार फिर क्या करोगे 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड कर दो, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस 1 कर दोगे 75 हो जाएगा ना। चलो 13 नंबर देखो, एक निश्चित फुट भाषा में असाइन को अगर हम लोग टैसिंग लिखते हैं तो उसी भाषा में किडनैप को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, बस एस को उल्टा कर दो, जीएन को उल्टा कर दो, बीच वाले को एज इट इज छोड़ दो।
यही किया देखो, एस को उल्टा, एनजी को उल्टा, बीच वाले को उल्टा। जैसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ ना, तो आप फटाक से ना वीडियो को रोक लिया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आगे बढ़ा करो। तो किडनैप में से के आई को उल्टा करेंगे एपी को, तो आई के हो जाएगा और डीएन एज इट इज रहेगा, पीए हो जाएगा। ठीक है, आई के डीएन पीए, ठीक है ना। चलो 14 नंबर देखो कि लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां था और रोहित का स्थान दाएं से 12वां था। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की पंक्ति में सुरेश का स्थान देखो बाएं से 7वां है। ठीक है, तो सुरेश को मान लो एक बार 7th नंबर पे है, फिर क्या कह रहा है ना कि रोहित अपना जो है दाएं से 12वां नंबर पे है, तो फिर सुरेश नया नंबर क्या आ जाता है, जब बदलते हैं तो 22 नंबर पे आता है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, सुरेश का नया ओला और इसका जो है ना एक और कौन है, रोहित का नया ओला, वही जो रोहित का एक ही वैल्यू था। तो 34 में 1 माइनस कर दोगे एक बार, बिकॉज सुरेश को 2 बार काउंट कर रखा हमने, तो 33 बन जाएगा, है ना। चलो वही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यही है, टोटल लड़कों की संख्या। कह रहा अगर प्राइड का रिलेशन लायन से है तो सोल का संबंध किससे होगा, ये चीज बताओ। देखो प्राइड को अगर हम लोग लायन कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को कहा जाता है, सॉरी बच्चे को नहीं कहते हम लोग, झुंड को कहते हैं उसके। ठीक है, तो सोल किसके झुंड को कहते हैं? तो मछलियों के क्या कहते हैं, समूह को सोल कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखो, कह रहा है पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो बताओ इनमें से एस कौन सा इक्वेशन बताएगा? एस जो है ना वो एस टी की आंट है, ये चीज बताना है आपको। देखो फर्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो टी मल्टीप्लाई एम का मतलब क्या हो गया, टी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है कि पी क्यू की बहन है, तो टी बहन हो जाएगी एम की। ठीक है, और फिर क्या रहा है ना कि पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। अब देखो ये चीज समझ में आ जाएगा कि पी एम जो हो जाएगा फादर हो जाएगा एस का। तो इस सिचुएशन में है ना, तो टी खुद आंटी बन गई, जबकि एस को आंटी बनाना है, तो यहाँ पे तो टी आंटी बन गई। तो एकदम हम लोग उल्टा कर देंगे, यहाँ पे एस रख दो, यहाँ पे टी रख दो, तो आंसर सही हो जाएगा। कैसे देखो, ऐसा कहाँ पे है, ये सेम टू सेम सी की तरह दिख रहा है, मल्टीप्लाई और प्लस, और यहाँ पे एस और यहाँ पे टी। देखो यहाँ पे एस हमने रखा तो एस और एम में क्या हो गया, एस बहन हो गई, एम फादर हो गया टी का। तो जब टी के पापा एम और एम मतलब पापा की बहन क्या हो जाएगी, बुआ आंटी हो गई। करेक्ट आंसर सी बनेगा। 7वां नंबर देखो, इनमें से सबसे ऑड नंबर कौन सा है, इस चीज को चुनना है आपको। ठीक है, ऑड नंबर को अगर चुनने के बारे में बात करेंगे तो आप खुद से करोगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, लेकिन वहां पे 1 माइनस किया तो 80 आ गया। 8 का स्क्वायर है बिल्कुल भी, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो इसमें सब छोटे वाला जो है ना का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ए ऑप्शन सबसे डिफरेंट है। कह रहा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्गों को एक साथ जोड़ देते हैं। मान लो एक ये वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और एक दूसरे वर्ग का भी 3 सेंटीमीटर, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लो इसको जोड़ेंगे तो ये 3 और ये वाला जोड़ दोगे, तो अब ये 3 और 3 मिलके पूरी लंबाई इसकी 6 हो गई, और नीचे की भी लंबाई 6, लेकिन चौड़ाई तो एज इट इज 3 ही रहेगा इसका। बात समझ में आ रहा है? तो ये आयत हो गया, आयत की एरिया क्या हो जाती है, रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 6 × 3 हो जाता है 18। बस फोटो समझना था, इस सवाल में कुछ नहीं था। अगर इमेज को आप इमेजिनेशन कर लोगे इसके फोटो किस तरीके से बन रहा है तो सवाल बन जाएगा, अदरवाइज ताकते रह जाओगे। 19 नंबर कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, देखो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या 25 है। यदि अगले सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 6 क्रमागत सम संख्या मान लो x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10। ठीक है, इसका एवरेज 25 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में 8 6 14 और ये 6 20 10 30 30, और ये हो जाएगा 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, तो 6x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 20। चलो x बराबर 20 हो गया, तो कह रहा है कि मान लेते हैं ना कि इसका अगला सम संख्या को भी ले लेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा। मान लो अगला संख्या को लेंगे तो क्या बनेगा, अगला संख्या क्या मिलेगा हमको x+12 मतलब 20 + 12, तो इसकी वैल्यू 32 हो जाएगी। तो एवरेज निकालेंगे 150 में
32 को जोड़ दो, अब 7 संख्याएं हो जाएंगी ना, तो 184 182/7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छक 42, तो 26 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो कह रहा है कि अगला संख्या ले लेंगे तो नया एवरेज, सिंपल। अगला संख्या क्या हो जाएगा? x+10 के बाद x+12 ही ना लोगे आप, तो x+12 की वैल्यू आ गई 32, x की वैल्यू 20 है, तो 32 ले लो। अब आपको पूरा सम का एवरेज निकालना है, तो पहले से तो सम 6 संख्याओं का 150 था, तो अब 7 संख्या, आप 7वीं संख्या ऐड करोगे 32 को, तो 150 में 7 मतलब 7वीं संख्या 32 को ऐड कर दिया हमने 7th नंबर को। अब टोटल 7 नंबर हो गए, इसलिए 7 से डिवाइड मार किया, 26 आ गया, कहानी खत्म। 20 नंबर देखो, एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं थे, उसने, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन कल मैंने मैथ की क्लास में कराया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ना घुमा के ये वाला क्वेश्चन दिया कि आप कर पाओ इसको। क्लियर है? चलो, कह रहा है एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल क्या है गेहूं में, उन्होंने इसका एक हिस्सा 13% लाभ पर बेच दिया, ध्यान से सुनना, 13% लाभ पर, और दूसरा हिस्सा 23% प्रॉफिट पे बेच दिया। कुल मिला के उसको कितना मिला? 17% का प्रॉफिट हुआ। तो 23% वाला पे कितना मिलेगा उसको? तो 23 - 17 करो, रेशियो 17 - 13 कर लो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, मतलब 3:2 का रेशियो मिल गया। 23 वाला पे पूछ रहा है, तो 23 वाला का 2 है ना, तो 2/5, 3 2 जोड़ जाएगा। 12 क्विंटल था, तो 12 × 100 कर दो, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 480 kg। तो 23% प्रॉफिट पे उसने 480 kg गेहूं को बेचा, ठीक है। चलो, किस नंबर सवाल देखो, कह रहे हैं ना, अगर cosec 4π/3 बराबर x है, तो x की वैल्यू बताओ। पहली बात तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। आपको पता है कि नहीं? आपने खाली 22/7 रट रखा है, 22 के साथ आपको 180 भी माना जाता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो कॉसेक कितना हो जाएगा? 240 डिग्री बराबर x। तो हम लोग 240 को क्या लिख सकते हैं? मैंने पढ़ाया था ना इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो ये 180 के करीब है, तो 180 + थीटा लिखोगे, तो 180 में कितना जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। कहोगे सर 60 जोड़ देंगे, तो कहोगे ना कॉसेक 180 प्लस में 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 डिग्री, ये चीज मिलेगा। और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 180 + थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, थर्ड, तो कॉसेक इसमें प्लस होता है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू निकाल लो, 30 नहीं। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होता है? 2/√3। साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है, 2/√3 कर दो उसको, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखो, एक वस्तु के लिए 40%, 30%, 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट कितनी होगी? मतलब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना आपको, 40% + 30%। ऐसा क्वेश्चन मैं हर बार दे रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रट लेना। क्या करते हैं? R1 + R2 - R1 मतलब 40, R1 × R2/100, 0 0 कटा लो, 70 - 12 कर लो, 58 आ जाएगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गया ना? 58% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है उसको। 23 क्या कह रहा है ना कि देखो 164 को 32:9 के रेशियो में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा? तो छोटा भाग 9 है, तो 9 बटा क्या लिखोगे? 32 प्लस में 9 लिखते हैं ना हम लोग, इंटू 164। 9 बटा में कितना हो जाएगा? 41 इंटू 164, मतलब ये 4 12 में कट जाएंगे, तो 9 × 36। सीधे सीधे आंसर आने वाले सवाल हैं, बशर्ते कि आप उस लैंग्वेज को कितना समझ पा रहे हो, ये भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश किया करो। चलो आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई माइनस चौड़ाई की वैल्यू 23 मीटर है, इसका परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, जिसकी वैल्यू 206 है, तो 2 से कटाओगे तो 103, तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू 103 हो जाएगी। तो हम L + B और L - B को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 126, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे 2L, तो L की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 63। तो जब L की वैल्यू 63, तो यहाँ पे L - B बराबर 23 है ना, तो लंबाई की वैल्यू लिख दो 63 - B बराबर 23, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 23 63 में से घटेगा तो 40। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 63 × 40 कर लो, तो 4 3 12, 6 6 24, 1 25, 2520 ऑप्शन होना चाहिए, डी के अंदर है बिल्कुल भी। बात समझ में आ गया ना? तो लंबाई निकालो, चौड़ाई निकालो और गुना कर लो। कह रहा है अगर निश्चित धनराशि को 3 बराबर भागों में 11, 8 और 5 के रेशियो में बांटेंगे, तो यदि तीसरा भाग
530 है तो अन्य दो भाग कितने हो जाएंगे, उनका अन्य दो भागों का योग कितना हो जाएगा। तीन भाग है, पहला मान लो 11x, दूसरा 8x, तीसरा 5x, और 5x की वैल्यू दे रखा है 530, तो x बराबर क्या हो जाएगा 106। डिवाइड मार दो 530 को, 106 बार में कट जाएगा। फिर इन दोनों का योग कितना होगा, 11x प्लस 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी 19x, तो 19 इंटू 106 कर लो। अब जो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 9 छक 54, तो मतलब इनिशियल स्टेज मतलब उसका यूनिट डिजिट में 4 होना चाहिए, तो 2014 आएगा। ठीक है चलो। अच्छा डी में भी था ना पहले यूनिट डिजिट पे 4, तो थोड़ा तुक्का मैंने मारा यहाँ पे, सही हो गया। लेकिन कैलकुलेशन देखो यार, यहाँ पे आप कैलकुलेशन में तुक्का मत मारना, आप कैलकुलेट कर लेना। देखो तुक्का ले सकते थे, अगर इसका यूनिट डिजिट 5 होता, 6 होता, 4 के अलावा कुछ और होता ना, तो हम लोग तुक्का मार के 100% एक्यूरेसी सही कर लेते हैं, क्योंकि 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। लेकिन इसका भी यूनिट डिजिट 4 था, तो थोड़ा सा रिस्क हो गया, लेकिन रिस्क में भी सही हो गया, बात अलग था, वो किस्मत अलग थी। ठीक है ना। बाकी जब दोनों का ध्यान से अगर देखेंगे, यूनिट डिजिट अगर 4 चले तो ऐसा रिस्क नहीं लेने का, कैलकुलेशन करने का है। 26 नंबर का हो, देखो मंजीत 18 घंटे में एक काम को कर सकता है, अगर वो जया से जुड़ जाता है जो 100% अधिक कुशल है, तो वो कितने समय में काम को पूरा करेगा। देखो जया जो है ना मंजीत से ज्यादा है, 100% ज्यादा। अगर मंजीत 100% काम करता है तो जया 100% ज्यादा, तो मतलब 200% हो जाएगा। तो 0 0 कट के जया और मनीष की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2:1। देखो मनीष की जो क्षमता या फिर एफिशिएंसी 1 है, तो 1 एफिशिएंसी से मंजीत था ना, ये मनीष नहीं, 18 दिन में काम कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 2 + 1 3 के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ 3 एक आवर में काम कर लेंगे, घंटे में। 3 6 18, x बराबर 6 हो गया। तो ये एफिशिएंसी के बेस पे रेशियो लेके निकाल लेंगे, ये काफी कम टाइम में बन जाएगा। अगर आपने मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा पेड कोर्सेज के अंदर, तो आप फोड़ रहे होगे ऐसे सवालों को फटाफट। ठीक है 27 नंबर सवाल देखो, ये तो इजी लेवल का मैंने डाला नॉन वर्बल इसके अंदर, बाकी मॉक टेस्ट के अंदर डिफिकल्ट लेवल के। ये इसका देखो इस तरीके से बना, तो इसका क्या बनेगा। पहली बात देखो, ये जो छोटा वाला भाग था वो इस कॉर्नर पे आया, तो मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो जब ये वाला इस पार्ट में, तो अगले वाले में ये यहाँ पे आएगा ऊपर वाले कॉर्नर में। और लेकिन इस वाले कॉर्नर में आने के साथ ना, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे आएगा और वो खाली वाला पार्ट ऊपर जाएगा। देखो तो बनेगा कौन सा, सी नंबर। ठीक है चलो, अब इस वीडियो को रोक के इसको खुद से बनाओ, इसमें क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें ये किया ना कि देखो पहले से जो मतलब डार्क था और पहले से जो खाली था, तो अगली बार खाली वाले को देखो भर दिया गया इसके अंदर, और जो डार्क था उसको खाली कर दिया गया। तो इसको भी वही काम करो, जो डार्क था उसको ना खाली छोड़ दो, और जो खाली था ना उसको डार्क कर दो आप। ठीक है ऐसे खाली छोड़ दो, और नीचे में भी वही काम किया देखो। तो जो किनारे किनारे डार्क थे उनको छोड़ दो, उनको खाली कर दो, और बीच वाले जो है ना उनको खाली छोड़ के, मतलब किनारे किनारे देखो, ये किनारे का जब डार्क था और ये खाली था, तो इसको भर देंगे, इसको भर देंगे, और इन डार्क वाले को खाली कर देंगे। तो ऐसा फोटो किसके अंदर मिल रहा है, कहोगे ऐसा तो बी के अंदर मिल रहा है, और नीचे में भी देखना है ना, ये ए के अंदर भी मिल रहा है, नीचे वाला भी अगर सेम टू सेम है ए एंड बी का। तो एक साथ और देखना है, ये देखो ये 2 थे इधर, तो इधर देखो एक आगे बढ़ गया, इधर हो गया, 2 थे ना बराबर दोनों साइड में, तो इधर देखो ये 3 हो गया। तो इसका भी अगर ये जाएगा तो ऑलरेडी 3 थे, तो ये 4 बनेगा, जो कि बी के अंदर है सिर्फ। ठीक है चलो बी इसका सही आंसर है। 29 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल दे रहा है ना कि ये देखो पहला पॉइंट देखो, ये वाला ये जो था ना यहाँ पे था, ध्यान से देखना यहाँ पे था, दूसरे वाले में देखो यहाँ आ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर गया। तो ये वाला फोटो जब, ये वाला ट्रायंगल जब यहाँ पे है तो रोटेट कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो जो कि यहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है सेम फोटो को, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने दिया है मॉक के अंदर, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का दे रखा है। तो हमें एक ही फोटो से पकड़ा गया हमारा ये ट्रायंगल कहाँ पे जाएगा। ठीक है ना चलो 30 नंबर सवाल देखो, इसको क्या करना है। देखो 30 नंबर सवाल को कुछ नहीं किया, पहले ना साइड मिरर लगाया, मतलब साइड में मिरर लगाओ और उसके बाद वाटर मिरर कर दो, काम हो जाएगा आपका। साइड मिरर लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये चीज़ बताओ। ये वाली चीज़ें जो है ना कहाँ चली जाएंगी, थोड़ा सा अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, पर मैं भी देख लेता हूँ क्या किया है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें साइड मिरर करेंगे तो ये वाला इधर आएगा, उसके बाद 90 डिग्री हम रोटेट करा देंगे। ठीक है इसमें अगर साइड मिरर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग 90 डिग्री रोटेट। देखो ये जो फोटो है ना, इसको मान लो ये अगर हम साइड में मिरर लगाओगे तो क्या होगा,
ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका जो ऐसे डार्क पार्ट इधर वाला था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो इसके ऐसे ऐसे फोटो थे, उसके बाद इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। ये जो डार्क पार्ट है देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोटो मिलेगा, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें नीचे में है वो ऊपर चली जाएंगी। उसी तरीके से इसको अगर हम करेंगे रोटेट तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले तो आपका जो फोटो था ये थोड़ा सा मेरे से बन नहीं पाता अच्छा। उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये पार्ट जो है रंगा वाला इधर का पार्ट रंगा हुआ होगा, ठीक है। तो 20 का सही आंसर आएगा। वैसे दो पोजीशन मैंने बताया, दोनों को फॉलो कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जानने से पहले याद दिला दूं कि मॉक टेस्ट ऐप डाउनलोड करो, एटीट्यूड स्टडी ऐप को आराम से, और 22 करोड़ मॉक टेस्ट को लगाओ। और पेड बैचेज में जुड़ जाते हो तो कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप इंग्लिश की बैचेज करते हो तो इंग्लिश की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश की बैच में ओल्ड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कुछ भी बैचेज लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। व्हाट्सअप पे थोड़ी सी लेट भी हो सकती है रिप्लाई देने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो हमारे टीम मेंबर थोड़ा बिजी हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।